हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। एजुकॉम पर आपका स्वागत है। आई होप दैट ऑल ऑफ यू वुड बी फाइन एंड हैप्पी एंड डूइंग वेरी वेल। दोस्तों, जैसा कि अभी यूपीएससी मेंस की एग्जाम जारी है और पिछले वर्ष भी जो यूपीएससी मेंस की एग्जाम थी वो जनवरी में हो रही थी। इसका कारण ये था कि पिछले 2 वर्ष में कोविड के कारण जो है हमारी प्रीलिम्स की जो एग्जाम है जून के फर्स्ट वीक में हो जाती है प्रायः, वो एग्जाम जो है टल के 4 महीने पोस्टपोन होकर अक्टूबर में हो रही थी, जिसकी वजह से हमारी जो मेंस की एग्जाम है जो कि हमारे सितंबर के लास्ट वीक में, सितंबर के टाइम पे या अक्टूबर के स्टार्टिंग में होती है, वो जनवरी में हो रही है। आज की हमारी जो चर्चा है इसमें सीरीज में हम जो यूपीएससी के हालिया जनरल स्टडी के पेपर हैं, एसए के पेपर हैं, उस पर थोड़ी संक्षिप्त चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए थे और उसमें हम संक्षिप्त में किस प्रकार से अप्रोच कर सकते थे। साथ ही हमारे साल भर हमको एग्जाम के अपियर होने की जो 1 साल की हमारी जो प्रोसेस है या अभी से लेके जो प्रीलिम्स तक का एग्जाम का टाइम बचा हुआ है, तो उसमें एग्जाम में हमको किस तरीके से अप्रोच अपनाना है ताकि हम जो है एक अच्छा स्कोर कर सकें। इस बार हम आशा करते हैं कि कोविड की अभी तीसरी वेव चल रही है और ये एक जो वेव है वो मार्च अप्रैल तक जो है वो खत्म हो जाएगी और हमारा इस बार का जो एग्जाम है वो जून में ही होने वाला है और फिर हमारा जो तांडव है वो सितंबर में होगा। यानी कि जो मेंस की एग्जाम है वो अपने जो यूपीएससी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सितंबर में होने वाली है। देखिए होता क्या है, जनरल स्टडी के पेपर में 4 चीज़ों पे हमको, मेरे हिसाब से 4 ऐसे पॉइंट हैं जिस पे अगर हम काम करें तो हम बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं जनरल स्टडी के पेपर में। क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद अगर जब 10,000 12,000 बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं और वो मेंस लिखते हैं तो उसमें से लगभग 50% बच्चे ऐसे होते हैं। जब मैंने मेंस दिया और वहाँ पर जब मैं एग्जाम सेंटर में लोगों से बात करता था तो ऐसे लगभग 40 to 50% स्टूडेंट्स ही होते हैं जो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, जिनने ऑप्शनल पे भी तैयारी करके रखी होती है, जिनने आंसर राइटिंग वगैरह प्रॉपर की होती है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कई बार अनिश्चितता होती है कि प्रीलिम्स हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। साथ ही वो यूपीएससी के साथ किसी स्टेट सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन में भी कई बार लगे होते हैं। तो ऐसे लोग में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनकी प्रॉपर फुल प्रिपरेशन नहीं होती है। तो अगर हम 4 पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस पर अगर हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको मेंस में बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा। पहली बात जो है, पहला पॉइंट है प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन। यानी कि आपको जो है एक्टिव स्टडी करनी है अभी से। जैसे कि अभी आपका जून में एग्जाम होने वाला तो आपको प्रॉपर पढ़ते जाना है, साथ ही साथ आपको कॉन्क्रीट ठोस नोट्स बनाने हैं ताकि मेंस के एग्जाम के लिए आप अच्छे से रिवीजन कर सकें और साथ ही अभी से आपकी आंसर राइटिंग वगैरह में काम कर सकें। एक्टिव प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन के अंतर्गत तीसरी चीज जो है आंसर राइटिंग और रिवीजन। आंसर राइटिंग जो है, जैसे अभी मेंस में कोई इशू चल रहा है, जैसे आप मान के चलिए कोई इलेक्टोरल, अभी हमारे चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है, आपने इसके बारे में करंट अफेयर से कहीं से पढ़ लिया प्रॉपर्ली। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस पर आपने आंसर राइटिंग, उस पर आपने नोट्स बना ली, उसके बाद आपने आंसर राइटिंग कर ली। इसके साथ ही आप जब मेंस का टाइम आएगा तो उस पर आप रिवीजन भी कर लेंगे या आप अपनी योजना के हिसाब से उसको मंथ वाइज या वीकली जब भी आप रिवीजन करते हैं उसको रिवाइज करते चलेंगे। तो इस तरीके से प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन है उसको बहुत ही सॉलिडिफाई तरीके से और बहुत ही स्ट्रांगली हमको फॉलो करना है। यानी पढ़ाई में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है। ये चारों जो प्रोसेस है, एक्टिव स्टडी, कॉन्क्रीट नोट्स मेकिंग, आंसर राइटिंग और रिवीजन। आंसर राइटिंग का कितना इंपॉर्टेंस है अभी मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से बताऊंगा कि क्यों हमको डेली आंसर राइटिंग कुछ क्वेश्चंस की करनी चाहिए ताकि आपके अंदर वो अप्रोच हो। दूसरी बात है दोस्तों, थिंकिंग प्रोसेस पे आपको काम करना है। देखिए, एक चाय की टपरी में खड़े हुए सामान्य व्यक्ति अगर कोई चर्चा कर रहा है और एक आईएएस एस्पायरेंट चर्चा कर रहा है किसी टॉपिक पर, तो एक फर्क नजर आना चाहिए। आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो काफी मैच्योर होना चाहिए एक सामान्य मानवीय की तुलना में। आपके अंदर वो दृष्टिकोण होना चाहिए कि आप जो चीजों को केवल सतही स्तर पर ना देख पाएं, आपको जो सामने दिखाया जा रहा जो विजुअल है चीजें हैं, उनके पीछे जो इश्यूज हैं, उनके पीछे जो मुद्दे हैं, उनके पीछे जो कारण है, उनके पीछे जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उनके जो पॉलिटिकल है, जियोग्राफिकल है, उनके पीछे जो फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी इशू के ऊपर, या उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है सोसाइटी के ऊपर, टेक्नोलॉजी अगर कोई डेवलप हो रही तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है उस पर जो है आपको, तो आपकी जो इस तरीके से मेच्योर थिंकिंग प्रोसेस आपको काम करना है। यानी कि आप पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा आपको टाइम निकाल के चीज़ों पर थिंकिंग प्रोसेस पे आपको काम करते जाना है। तीसरी बात है दोस्तों, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी। देखिए, जब हम कॉलेज के एग्जाम देते हैं या साथ ही स्टेट सर्विस एग्जाम्स वगैरह में हम अपीयर होते हैं तो वहां पर क्या होता है, किसी टॉपिक्स पे हमको डायरेक्टली, कोई टॉपिक है उस पर कोई प्रश्न आया है, हम डायरेक्टली उस पर अप्रोच करते हैं। जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं, मैकेनिकल वगैरह अगर आप पढ़ते हैं या कुछ भी कोई भी ब्रांच लेते हैं तो उसमें जैसे इंटरनल कंबशन इंजन के ऊपर आपको लिखना है तो उस टॉपिक्स पे जो क्वेश्चन आया हुआ है आप उससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है लिख देंगे। या यूनिवर्सिटी के एग्जाम पर 1857 की क्रांति पर जो क्वेश्चन आता है तो आप उसके कारण है, प्रभाव है, इंपैक्ट वगैरह है,
उसको आप हुबहू ऐसे प्रॉपरली लिख देंगे और जो पूछा गया टॉपिक उस पर डायरेक्ट लिखते हैं। लेकिन आईएएस के एग्जाम में जब आप क्वेश्चंस देखेंगे, लास्ट आप 4-5 सालों में क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, इस बार के भी क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, प्रश्न पूछा गया है गिग इकोनॉमी को, वुमेन एम्पावरमेंट का जो हमारा जनरल स्टडी का पेपर फर्स्ट है, उसको उन्होंने जीएस जो इकोनॉमी का जो तीसरा इकोनॉमी के जो टॉपिक है जीएस पेपर 3 का गिग इकोनॉमी, वो किस प्रकार से महिलाओं के एम्पावरमेंट में हेल्पफुल है, उस पर हमको आंसर लिखना है। अगर आप साल भर के जो आर्टिकल देखेंगे गिग इकोनॉमी पर, तो वो इस दृष्टिकोण से आर्टिकल या एडिटोरियल जो आ रहे थे हिंदू में, दूसरे न्यूज़पेपर में, वो इस दृष्टिकोण से लिखे जा रहे थे गिग इकोनॉमी का हमारी इकोनॉमी पर, इनफॉर्मल जो सेक्टर है किस तरीके से डेवलप हो रहा है और इंपैक्ट पड़ रहा है। लेकिन यूपीएससी ने यहां पर जो है सोसाइटी के जो टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट का और गिग इकोनॉमी जो इकोनॉमी का टॉपिक है उसको मिलाकर क्वेश्चन पूछा। इसी प्रकार से अगर आप दूसरा जो हमारा जैसे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर है, तो क्रिप्टो करेंसी पर साल भर हमने इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, सिक्योरिटी के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसका ओवरऑल इकोनॉमी पे क्या पर्सपेक्टिव, इस तरीके से एडिटोरियल आ रहा है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर सोसाइटी से जोकर वर्ल्ड में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसका सोसाइटी में जो है हमारे क्या इंपैक्ट आ रहे हैं उसके कारण, उससे क्वेश्चन पूछा। तो आप जो भी विषय पढ़ते हैं आईएएस के एग्जाम के लिए, अगर मेंस में लिखने के लिए, तो आप कोई भी जैसे हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, पॉलिटी पढ़ी, इकोनॉमी, तो उनको आपस में मिलाने का प्रयास करें। या कोई भी टॉपिक अगर आपसे लिखना है कहीं पर आंसर, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दूं कि ट्राइबल्स अगर जैसे जंगल वगैरह काटे जा रहे हैं, डैम्स वगैरह बनाए जा रहे हैं और वहां से ट्राइबल का जो है सेटलमेंट हो रहा है, सिटियों में हो रहा है, तो उसका एक पर्सपेक्टिव, एक सामान्य नजरिया तो ये हुआ कि चलो उनको कंपनसेशन और जो भी चीजें मिली या नहीं मिली, लेकिन उससे कल्चर पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, क्या ट्राइबल्स कल्चर जो है, क्योंकि अगर आप देखेंगे सामान्य जो हमारा सेक्स रेशो है, लिंग अनुपात है, वहां पर ट्राइबल्स में हमको जो है वो एक अच्छा लिंग अनुपात देखने को मिलता है। तो उसकी वजह से क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। जो ट्राइबल्स कल्चर था या ट्राइबल्स जो औषधियों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो उनकी अपनी पारंपरिक प्रणाली थी, उसमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या कल्चर में, एक सोसाइटी में, ज्योग्राफी में अगर चेंज होने से क्या हमारे कल्चर में क्या इंपैक्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको मल्टी डिसिप्लिनरी सोचना है। चौथी चीज जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इंटरलिंकिंग पर काम करना है और यूपीएससी की थीम को समझना है। साथियों, चाहे प्रीलिम्स की एग्जाम हो, चाहे मेंस की एग्जाम हो, और चाहे पर्सनल जो हमारा पर्सनालिटी टेस्ट है, उसमें अगर आप यूपीएससी के थीम को नहीं पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करते जाएंगे। और इसके साथ इंटरलिंकिंग, जैसा कि अलग अलग सब्जेक्ट्स का मैंने बताया, तो आप चीज़ों को आपस में जोड़ने का प्रयास करें। थीम को समझने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो लास्ट ईयर के जो पेपर हैं, मेंस के पेपर हैं, आप इसकी एक बुकलेट बना लीजिए या मेंस की एक फाइल बना लीजिए। इनको आप देखते रहिए प्रॉपर्ली कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहली चीज़, आपको सिलेबस लगा लेनी है आपकी स्टडी टेबल में, या आपको दीवार में जहां भी आप बैठते हैं पढ़ाई के लिए, वहां आप सिलेबस लगा लीजिए या सिलेबस को आप याद कर लीजिए, प्रॉपर्ली अच्छे से समझ लीजिए। या धीरे धीरे आप देखते भी जाएंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। उसके बाद चाहे प्रीलिम्स का पेपर हो, चाहे मेंस के पेपर हो, आपको देखना है कि किस नेचर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यूपीएससी थीम को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप पिछले जितने भी सालों का पेपर देखें, जैसे अभी हम जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट को अभी हम देखने वाले हैं, तो वहां पर आप पाएंगे कि क्वेश्चन का नेचर उसी तरीके, कुछ क्वेश्चन जो है हमने जैसे बात की थी प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन की, जो स्टडी वाली हमारी जो प्रक्रिया है, तो उसमें हम थोड़ा सा जो पढ़ाई है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं यूपीएससी में। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह क्वेश्चन जो है उसमें उतना ज़्यादा मगजमारी नहीं होती है। जैसे इस बार जो क्वेश्चन आया हुआ था कि नरमपंथियों का जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के आधार निर्माण में किस प्रकार का इंपैक्ट रहा है या किस हद तक उनने कॉन्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। तो अगर आपने हिस्ट्री को थोड़ा सा अच्छे से समझा हुआ है, स्पेक्ट्रम भी अगर आपने अच्छे से पढ़ी हुई है, तो आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के आंसर दे पाएंगे। कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, जैसे 19 में क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे आपका कोरल रीफ्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। इस बार जो क्वेश्चन, अगर इस टाइप के जो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, इस पे आपको थोड़ा सा वैल्यू एडिशन मटेरियल, आपके पास कॉन्क्रीट वैल्यू एडिशन मटेरियल होना चाहिए, जैसे मैप वगैरह कैसे आप उसी कर पाते हैं। जैसे इस बार लैंडस्लाइड्स के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ था, क्योंकि बार बार लैंडस्लाइड्स की घटनाएं इस पूरे साल में रही हैं। कुछ क्वेश्चन जो है ये इंटरडिसिप्लिनरी वाली जो मैंने अप्रोच बताई थी, तो उसमें प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन में आपको आंसर राइटिंग का जो मैंने पॉइंट बताया था, तो आंसर राइटिंग आपको रेगुलरली करते रहना है, कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की और कुछ जो करंट अफेयर्स में इशू हो उनके ऊपर। तो आपकी वो जो मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी या थिंकिंग वाली जो अप्रोच है वो आपकी धीरे धीरे डेवलप होगी, क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे जो डायरेक्टली ना पूछ के इनडायरेक्टली बहुत सारे इशूज उसमें इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि आपका उसका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में क्या ले सकते हैं, पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या है, जियोग्राफिकल इंपैक्ट क्या पड़ रहा है उसका चीज़, या फैक्टर कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं, हिस्टोरिकल उसका जो है सोशियो इकोनॉमिक क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, टेक्नोलॉजी उसमें कैसे रोल कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे पर्सपेक्टिव जो है
वो आपके आंसर राइटिंग से क्लियर होने वाले हैं। तो ये 4 पॉइंट हैं दोस्तों, पूरे जनरल स्टडी के पेपर में आपको काम करने वाले हैं। साथ ही इसमें से अगर कुछ चीज़ बच जाती है तो हम उसको पेपर वाइज अब जो है हम पेपर में देखेंगे। जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट जो है हम अपना स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि जो भी बच्चे 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2025 में, इन सभी एग्जाम्स में जो ईयर्स में अगर अपीयर होने वाले हैं, तो आपको इन प्रोसेस को फॉलो करना है और प्रॉपर्ली स्टडी करना है, एग्जाम के नेचर को समझना है। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लगभग 4 से अगर 10,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर 4 से 5,000 बच्चे जो होंगे उनने प्रॉपर्ली पढ़ा होगा। तो जो मैंने प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन में 4 पॉइंट बताए थे, साल भर जिन बच्चों ने उनको फॉलो किया हुआ है वही उसके प्रॉपर्ली आंसर वगैरह वहाँ पर दे पाते हैं। अन्यथा होता क्या है कि फिर आप उसमें कुछ आपका वैल्यू एडिशन छूट जाता है या कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। अगर आपने आंसर राइटिंग में कमी कर दी तो आपको टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा इशू आ जाएगा। आपने प्रॉपर्ली नोट्स नहीं बनाए हैं तो कहीं ना कहीं आप क्वालिटी कंटेंट कुछ जगह नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से इशू आपकी जो है फाइनल प्रिपरेशन में मिस्टेक कर सकते हैं। और इस पूरे काम में जो पूरी प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन है उसमें निरंतरता यानी कंटिन्यूटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। तो थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस जो सीरीज़ है इससे आपको मेंस के नेचर को समझने में काफ़ी सहायता मिलने वाली है। थैंक यू सो मच।